टैक्सोनॉमिक क्रिटिक क्या है, ब्लूम सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन में फोकस किया है, बाकी डोमेन्स को नेग्लेक्ट किया गया है। ओके, हम लोग भी देख सकते हैं बहुत सारा एग्जामिनेशन एवेल्यूएशन सिर्फ रिकॉलिंग रिकग्निशन एनालाइजिंग में ही होता है, कॉग्निटिव डोमेन में ही मेजर किया जाता है, बाकी डोमेन को नेग्लेक्ट किया, ये क्रिटिक है। फिर इसका स्टूडेंट क्राथवाल, एंडरसन क्राथवाल रिवाइज किया सर 2001। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा, ओके। हाँ, इनका स्टूडेंट अंडरसन क्राथवाल 2001 में रिवाइज किया गया। क्या रिवाइज किया गया ये इसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या रिवाइज किया, 3 फेजेस में रिवाइज किया है। एक जो है टर्मिनोलॉजी में चेंज हुआ और स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, फिर एम्फोसिस में चेंज हुआ। टर्मिनोलॉजी में क्या चेंज हुआ, नाउन से वर्ब्स हो गया, नाउन से वर्ब्स हो गया, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग हो गया, नॉलेज रिमेंबरिंग हो गया, कॉम्प्रहेंशन अंडरस्टैंडिंग हो गया, सिंथेसिस क्रिएटिंग हो गया है। फिर इसका हायरार्की में भी चेंजेस आया है, सिंथेसिस क्रिएटिंग बोल के ऊपर चले गया, एवेल्युएशन ऊपर था, एवेल्युएशन 5th प्लेस में आया, ये चेंजेस हुआ। फिर 1 डायमेंशन होता था उसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, इसमें 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशन कैसा, फैक्चुअल नॉलेज, प्रोसीजर नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज। ये आपका रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, क्रिएटिंग, इसमें मैच करके लिखना पड़ता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ये हम डिस्कस किए रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। ओके, 1956 का 2001 का 3 मेजर चेंजेस हुआ, टर्मिनोलॉजी और इसका ऑर्डर में भी चेंज हो गया था। एवेल्युएटिंग नीचे आया, एवेल्युएटिंग ऊपर था, सबसे ऊपर था 1956 में, 2001 नीचे आया। फिर सिंथेसाइजिंग नाम बदल गया क्रिएटिंग, क्रिएटिंग ऊपर चले गया है। ओके, क्रिएट करना नया क्रिएट करना, ये कॉम्प्लेक्सिटी है, हायरार्की है, इसलिए ऊपर गया। यहाँ तक डिस्कस किए। फिर 2 डायमेंशन में फैक्चुअल नॉलेज, प्रोसीजर नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, मेटाकॉग्निटिव नॉलेज को यूज करते हुए आपका रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, लिखना। हाँ, यहाँ तक डिस्कस किए। आज उसमें कैसा लिखा जाता है वो देखेंगे। फिर इसके बाद फिर कैसा लिखा जाता है वेरियस कंटेंट्स इन पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स में, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कैसा, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कैसा लिखा जाता है वो भी देखेंगे, राइट। देखिए कॉम्प्रहेंसिव व्यू ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्राथवाल टैक्सोनॉमी। देखिए ये कैटेगरीज ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, रिमेंबरिंग में रिट्रीविंग द रिलेवेंट नॉलेज फ्रॉम द मेमोरी। अब साइकोलॉजी क्लास में हम लोग डिस्कस किए, मेमोरी से रिट्रीव करना, जो ऑलरेडी लर्नड मटेरियल है उसे रिट्रीव करना। जैसा हम कंप्यूटर से रिट्रीव करते हैं ना, फाइल को रिट्रीव करते हैं, उसी तरह जो भी ऑलरेडी लर्नड मटेरियल से रिट्रीव करना, रिलेवेंट नॉलेज को फ्रॉम मेमोरी से रिट्रीव करना रिमेंबरिंग है। ओके, इसमें कैटेगरी ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस क्या क्या आता है इसमें, रिकॉग्नाइजिंग, रिकॉलिंग, फाइंडिंग। अगर बच्चा रिकॉग्नाइज कर रहा है, रिकॉलिंग कर रहा है, फाइंड कर रहा है, बच्चों के अंदर रिमेंबरिंग है, नॉलेज डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन अफेक्ट कर रहा है। इसमें लर्निंग एक्शंस क्या है, रिकॉग्नाइजिंग, रिट्रीविंग, फाइंडिंग, लिस्टिंग, ये एक्शन वर्ब्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेमिंग, सेलेक्टिंग, स्टेटिंग, डिफाइनिंग, डिस्क्राइबिंग, आइडेंटिफाइंग, लेबलिंग, लोकेटिंग, सब इंक फॉर्म में है, सब इंक फॉर्म। लर्निंग एक्शंस, लर्निंग प्रोडक्ट प्रोवाइडिंग लर्निंग एविडेंस। अब कैसा बच्चों के अंदर रिमेंबरिंग है, कैसा देख सकते हैं, डेफिनेशन, बच्चा अगर डेफिनेशन बताया, डेफिनेशन लिखा, फैक्ट बताया, वर्कशीट देखा, अब बच्चे ने लिस्ट किया, बच्चे ने लेबल किया, बच्चे ने रिकॉल किया, अब लर्निंग है, लर्निंग आउटकम है, अब लर्निंग एविडेंस है, बच्चों के अंदर जो है कॉग्निटिव डोमेन काम कर रहा है, ये रिमेंबरिंग। फिर अंडरस्टैंडिंग, आप लोग जब लेसन प्लान लिखते वक्त
रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ही ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का नहीं है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रिमेंबर अंडरस्टैंडिंग अप्लाइंग एनालाइजिंग वर्ब फॉर्म वाला ही लिखना है। फिर अंडरस्टैंडिंग देखिए, कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम दी टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड प्रोसेसेस, गेटिंग इन्वॉल्व इन ओरल रिटन एंड ग्राफिक कम्युनिकेशन। ये अगर आपको समझ में आता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, आप उसमें आप दे सकते हैं, ओरली रिटर्न जो है आप उसको रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग, इसमें वर्ब्स क्या आता है, इंटरप्रेटिंग, एग्जाम्प्लीफाइंग, क्लासिफाइंग, इन्फोरिंग, कंपेयरिंग एंड एक्सप्लेनिंग। ये बार बार बताने के, इसके पहले हम बताए हैं जब कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्ट डोमेन, साइकोमोटर डोमेन डिस्कस करते वक्त डिस्कस किए गए। फिर भी कैसा लिखा जाता है, क्या एक्शन वर्ब है, देख रहा है, देखिए, एक्सप्लेनिंग, इंटरप्रेटिंग, समराइजिंग, एग्जाम्प्लीफाइंग, कंपेयरिंग, ये सब अंडरस्टैंडिंग में आता है। प्रिडिक्टिंग, गिविंग एग्जांपल्स, एस्टिमेटिंग, क्लासिफाइंग, पैराफ्रेजिंग, इन्फरिंग। बच्चों के अंदर देखिए लर्निंग प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन, जो भी लेबल दिया गया है कॉन्सेप्ट को डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना इन योर ओन वर्ड्स। बच्चा खुद का जो है अपना लैंग्वेज में बता सकते हैं, उसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन। एक्सप्लेनेशन, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्यों ट्रू क्यों फॉल्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब समझ में आते तभी एक्सप्लेन करेंगे। व्हाई यू आर रिजेक्टिंग, व्हाई यू आर एक्सेप्टिंग। रिपोर्ट, रिपोर्ट, फाइंडिंग्स आने के बाद रिपोर्ट, रिजल्ट रहते तब रिपोर्ट लिखा जाता है। जब आपने समझ लिया फिर आपने रिपोर्ट दे रहा है, फाइंडिंग्स बता रहा है। डायग्राम, डायग्राम की जरिए से आप समझा रहा है, ग्राफ, क्विज, कलेक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन, इस तरह। अप्लाइंग, यूजिंग स्ट्रेटेजीज, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, थ्योरम्स, प्रोसीजर्स इन न्यू सिचुएशंस। ये न्यू सिचुएशन में ये अप्लाई कर रहा है। एग्जीक्यूटिंग, इम्प्लीमेंटिंग, एग्जीक्यूटिंग, सॉल्विंग, रिलेटिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग, प्रिपेयरिंग, मॉडिफाइंग, शोइंग, यूजिंग, अप्लाइंग, मैनिपुलेटिंग, कंप्यूटिंग, पार्टिसिपेटिंग। इसमें बच्चों का, अगर बच्चा डेमोन्स्ट्रेट करता है, इलिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल दिया जाता है। इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल अलग है, इलिस्ट्रेशन इज मॉडल, एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए मतलब सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला रिटेन करने के लिए 2-3 एग्जाम्पल्स सेम उसी तरह प्रॉब्लम्स दिया जाता है, वो एग्जाम्पल है इलिस्ट्रेशन मॉडल। इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंटेशन, रिकॉर्ड्स, जर्नल, सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल। जर्नल क्या है, जर्नल बच्चा लिखते हैं ना, आज ने क्या किया, उसका मतलब डेली डायरी को जर्नल कहा जाता है। एनालाइजिंग, ब्रेकिंग डाउन नॉलेज इनटू कंपोनेंट्स, पार्ट्स, डिटरमाइनिंग द रिलेशन ऑफ द कंपोनेंट्स विथ वन अनदर, डिफरेंशिएटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एट्रीब्यूटिंग। इसमें बच्चों के अंदर डायग्राम, ग्राफ, मॉडल, इस तरह टेबल दिया गया है। मैं आप लोग को शेयर कर देता हूं। फिर इसके बाद देखिए मैं सिलेबस एक बार शेयर करता हूँ, सिलेबस में क्या किया किया है, क्या नहीं किया, और कैसा हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ये शेयर कर देता हूँ। फिर अब बार बार रिपीट करने के बाद बोर लगता है, ये एक्शन वर्ब्स है सब, कैसा लिखा जाता है वो आज। यस सर, आपने पहले भी बताया ये सब एक्शन हाँ, वर्ब है सर, कल भी हाँ, बताया था कुछ। जरूरत नहीं है। आप लोग ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं ना, यही लिखना है आप लोग, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, क्रिएटिंग, वो नहीं लिखना, नॉलेज कॉम्प्रहेंशन नहीं लिखना, नया वाला लिखना, राइट, नंबर 1। फिर हम लोग सिलेबस एक बार शेयर करता हूँ, सिलेबस में क्या क्या दिए।
हाँ, दिख रहा है ना? यस दिख सर। रहा है सर? यस सर। देखिए सर सेकंड यूनिट। हाँ, हम लोग का जो सेकंड यूनिट है वो भी तो कंप्लीट हो गया सर। कहाँ? फिजिक्स में? अ, इसमें हम लोग जैसे मतलब मैथमेटिक्स में कहाँ हुआ जी? सर, लिंकिंग ब्लूम टेक्सोनोमी विद एकेडमिक स्टैंडर्ड कल तो पढ़ाए थे सर। नहीं, वो नहीं है। वो मैं कहाँ कल ये पढ़ा है? पढ़ाया था 2.6, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्रिटिक और रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये पढ़ाया था मैंने। टेक्सोनोमी बाय एकेडमिक 2001। हाँ, बाय रिवाइज एंडरसन। वाला है, ये हाँ रिवाइज रिवाइज वाला वाला। है। ओके सर, और 2.7 वो है सिर्फ। और 2.7 भी है, और 2.5 भी है, और 2.4 भी है, और 2.3 भी है। ये सब है ही सर। हाँ, अभी तक हम डिस्कस किए हैं जी। नीड्स फॉर एस्टैब्लिशिंग जनरल ऑब्जेक्टिव्स। क्या नीड है बच्चों के लिए और टीचर के लिए, एवेल्यूएटर के लिए कैसा यूज होता है, रेफरेंस पॉइंट है, ये डिस्कस किए। एम्स एंड वैल्यूज, वैल्यूज एंड जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मेथड, ये डिस्कस किए। एम्स वैल्यूज का डिफरेंसेस भी बताया है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का डिफरेंस भी बताया है। ओके, डिसिप्लिनरी वैल्यू, यूटिलिटरी वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, सोशल वैल्यू, ये भी डिस्कस किए। हाँ, ये 2.2 हो गया, इन डेप्थ डिस्कस किए, बहुत अंदर जाके डिस्कस किए। फिर इसके बाद हम क्या किए, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डिस्कस कर रहे थे। ब्लूम्स 2.6 आए, यस सर। aims and of general objectives, specific objectives, how to write general objectives, how to write specific objectives, what is the functions of general objectives, functions of specific objectives। फिर इसके बाद ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, क्रिटिक, यहाँ तक 2.1 डिस्कस किए, 2.2 डिस्कस किए, फिर 2.6 डिस्कस किए, यस सर। है ना? इसलिए कॉम्पिटेंसीज और रिकमेंडेशन है ही सर अभी। हाँ, वो है। ठीक है, 2.1 हुआ, 2.2 हुआ, 2.6 हुआ, राइट? इसीलिए ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस करने जा रहा है। अभी डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स विच आर मेजरेबल, विच आर ऑब्जर्वेबल, बच्चों के अंदर देख सकते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कैसा होता है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स में स्प्लिट किया गया है, ब्रेक डाउन किया। ओके, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड टीचिंग पॉइंट्स। टीचिंग पॉइंट्स क्या है? टीचिंग पॉइंट क्या है? सर हाँ, टीचिंग पॉइंट मतलब जो हम कुछ ऑब्जेक्टिव, सपोज सर कोई चैप्टर पढ़ाना है हमको, तो उसमें हाँ, जो टॉपिक्स है, जो सारे टॉपिक्स है, वो टीचिंग पॉइंट। देखिए मैं सर अलजेब्राइक जैसे सर अर्थमेटिक है, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्री है, ट्रिगोमेट्री है। हम्म, देखिए मैं अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें मेरा टीचिंग पॉइंट्स बनता है, एक एक टीचिंग पॉइंट है। यस सर। एक मिनट है। तबरेज भाई, जी। एक मिनट, तबरेज, एक मिनट। हाँ, देखिए, हेलो। सर। यस सर। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, उसमें मेरा टीचिंग पॉइंट्स बनेगा। मैं ये देखता हूँ मेरा टाइम क्या है, टाइमिंग इस हिसाब से प्लान करना है। प्लानिंग मतलब क्या है, अलोकेटिंग दी टाइम, बजटिंग दी टाइम। 40 मिनट्स में, नहीं तो 1 घंटा में मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं समझा सकता हूँ, बच्चों का माइंड पे बिठा सकता हूँ, ये मेरा प्लानिंग है।
ओके माई देखिए अब बहुत सारा algebraic आइडेंटिटीज है। मेरा टीचिंग पॉइंट्स बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर। सिर्फ ये दो टीचिंग पॉइंट्स मैं रख के क्लास को गया, फिर मैं बच्चों से जनरलाइज करके आता हूँ क्लास से। ऐसा ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। ये जनरलाइजेशन है, बच्चे खुद से बताएंगे। मतलब इस तरह रहे तो बच्चे बताएंगे फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। इसके बाद जनरलाइज करने के बाद बच्चों की जो भी दे दीजिए एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये बताएंगे एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू 6। इस पहले भी दिए थे ना, पहले लास्ट साइकोलॉजी क्लास में डिस्कस किए जनरलाइजेशन। इस तरह बच्चों की समझने के बाद मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी एक्सप्लेन करने के बाद कैसा हम एक्सप्लेन करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये अर्थमेटिक होगा ए इंटू ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर ए इंटू बी। इस तरह भी हो सकता है आपका। फिर अब अलजेब्रा से भी इसको जो है स्क्वायर को ये 4 डिवाइड किया गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब इस तरह भी समझा सकते हैं। समझाने के बाद फिर जनरलाइज करने के बाद फिर इसमें अप्लाई करके अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स भी अप्लाई करके, ये दो आपका क्या होगा टीचिंग पॉइंट्स। आपका टीचिंग पॉइंट्स ये आप क्लासरूम में ये पॉइंट्स डिस्कस करके इसके ऊपर बच्चों का मदद से जनरलाइज करा के फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करके फिर बच्चे इस नॉलेज को कहीं भी नया सिचुएशन में, इस तरह सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आप 40 मिनट्स टाइम में क्लास में क्या क्या डील करना जा रहा है उसको कहते हैं टीचिंग पॉइंट्स। क्लियर? यस सर। क्लियर? हीरा कौसर है? ओके, मतलब important points which you are going to deal with the students, discuss with the students, ये teaching points है। okay, specific objectives and teaching points of various content areas in different branches of secondary school mathematics। क्योंकि आपका बीएड प्रोग्राम सेकेंडरी लेवल के लिए, बीएड प्रोग्राम इज मेंट फॉर सेकेंडरी लेवल टू टीच सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स। इसीलिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब कंटेंट पढ़ाने के बाद बच्चों के अंदर क्या बिहेवियर चेंजेस देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं सर? हाँ पूछ लीजिए सर। आपने कहा अभी जैसे कि बीएड सेकेंडरी लेवल के लिए है, तो अब तो मतलब जो भी हाई स्कूल है वो +2 तक हो गया सर। तो सर उसमें अगर +2 के लिए अगर +2 के लिए बीएड नहीं है तो फिर उसके लिए क्या है सर? उसके लिए पीजी चाहिए, पीजी प्लस बीईडी चाहिए। पीजी प्लस बीएड चाहिए ना सर? हाँ तो सर बीएड लेकिन +2 ये सेकेंडरी लेवल के लिए है सर। तो देखिए डिग्री प्लस बीईडी रहेगा ना, डिग्री प्लस बीईडी रहता है, आप सेकेंडरी लेवल के एलिजिबल है। ओके, अभी आप डिग्री करके बीईडी आप एलिजिबल है। फिर आपका मास्टर डिग्री है, मास्टर प्लस बीईडी है, आप सीनियर सेकेंडरी की एलिजिबल है, पीजीटी। ये पीजीटी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, है ना। Yes, अभी sir. बीएड प्राइमरी लेवल में भी दिया गया है, एनसीटी दिया गया है, प्राइमरी लेवल में भी टीचर बन के जा सकते हैं अभी नया। ये पहले तो नहीं सर है। प्रिंसिपल के लिए, सर प्रिंसिपल के लिए क्या रिक्वायरमेंट है सर? प्रिंसिपल के हाई लिए, स्कूल में सर यस सर। हाई स्कूल के लिए प्रिंसिपल के लिए पीजी विद Yes, sir. बीएड प्लस एक्सपीरियंस, पीजी विद बीएड प्लस डायरेक्ट एक्सपीरियंस। रिक्रूटमेंट के लिए। देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अलग है, और टीचर बन के भी एक्सपीरियंस से हेडमास्टर बन सकते हैं। समझ रहे हैं ना? यस सर, यस सर। ओके, हाँ ये आपका टीचिंग पॉइंट्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब कंटेंट पढ़ाने के बाद बच्चों के अंदर क्या चेंजेस है
डिफरेंट वेरियस कंटेंट एरियाज इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स, ये हम डिस्कस करने जा रहा है 2.3। फिर इसके बाद 2.4 डिस्कस करेंगे, मतलब ये ऑर्डरिंग में कुछ मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, इसीलिए हम 2.1 डिस्कस किए, 2.2, फिर 2.6 इसका रिलेटेड है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करने के बाद ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डिस्कस करना, फिर इसका रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डिस्कस करना, फिर इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आना है। इसलिए ये डिस्कस करके ये 2.3 की तरफ आ रहा है। ओके, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स वेरियस कंटेंट में कैसा लिखा जाता है, ओके, ये हम देखेंगे। देखिए, राइटिंग लर्निंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड टीचिंग पॉइंट्स ऑफ वेरियस कंटेंट एरियाज इन मैथमेटिक्स। Writing specific objectives is the initial stage of planning for teaching and learning. देखिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फर्स्ट स्टेज है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखना। क्यों लिखा जाता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स? कंटेंट टीच करने के बाद बच्चों के अंदर क्या चेंजेस देख सकते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल, those are called specific objectives. Writing specific objectives is the initial stage of planning for teaching and learning. आप पहले अज्यूम करते हैं मैं ये कंटेंट पढ़ाना जा रहा हूं, बच्चों के अंदर तीनों डोमेन में इसी तरह चेंजेस मैं क्लास होने के बाद देख सकता हूं। That is the purpose for writing specific objectives. When you have identified appropriate objectives, the next task is considered teaching strategies relevant to the nature of learning expected and to choose assessment methods that reflect an action verbs you have used. सेलेक्ट करने के बाद अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है, टीचिंग स्ट्रैटेजीज, मैं कैसा पढ़ा सकता हूँ, कौन सा मेथड लेकर मैं कर सकता हूँ, उसके लिए क्या टीचिंग लर्निंग मटेरियल चाहिए, फिर करने के बाद बच्चों के अंदर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं मेरा एक्सपेक्टेशन तक बच्चा पहुंच गया है, नहीं किया गया है, कैसा मैं असेस करता हूं, कैसा मैं एवेल्युएट करता हूं, ये सब के लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखा जाता है। ऑब्जेक्टिव्स शुड बी रिव्यूड रेगुलरली। देखिए, रिफाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद अगर चाहिए तो जनरल ऑब्जेक्टिव को मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट शुड बी रिव्यू रेगुलरली इन द लाइट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस विद टीचिंग एंड इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स, either informally or via written evaluations. देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होता है, नहीं तो आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद अगर जरूरत है तो चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स को। ओके, इस तरह whenever teaching is done in the classroom for achievement of certain objectives, the teacher should select problem situations suitable for the situation of the subject matter with which desirable changes in learning capacity of students could take place. देखिए, फिर आपका ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के बाद whenever the teaching is done in the classroom for the achievement of certain ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, ओके, अगर ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं होता है फिर आपको पूरा स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ता है। चेंजेस इन लर्निंग कैपेसिटी मींस ऑब्जर्वेबल चेंजेस एग्जिबिटेड बाय द स्टूडेंट। आप जो एक्सपेक्ट, हमेशा टीचर का एक्सपेक्टेशन हाई रहता है, उस आपका एक्सपेक्टेशन तक बच्चा पहुंच गया है, अगर नहीं पहुंच पाता है मॉडिफाई करना होता है टीचिंग स्ट्रेटजी को। इसी तरह इसके लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखा जाता है। कैसा लिखेंगे हम देखेंगे। देखिए, एग्जांपल 1 देखिए, टॉपिक, आप ये टॉपिक लेकर जा रहे हैं क्लास को, उस टॉपिक के लिए किस तरह ऑब्जेक्टिव्स जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कैसा लिख सकते हैं। देखिए, टॉपिक ये है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड you are going to solve the linear equation. That is the your topic. उसके लिए आप 40 मिनट्स पढ़ाएंगे, उसके बाद बच्चों के अंदर क्या चेंजेस है हो सकता है वो आप पहले यहाँ लिख रहा है। देखिए, रिमेंबरिंग ऑब्जेक्टिव्स,
रिमेंबरिंग ऑब्जेक्टिव्स, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है रिमेंबरिंग। देखिए इसमें द पीपल विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज लीनियर इक्वेशंस, बच्चा रिकॉग्नाइज कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या है। द पीपल विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज लीनियर इक्वेशंस, द पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। बच्चा लीनियर इक्वेशन का मीनिंग समझ सकते हैं लेसन होने के बाद। ये फिर बच्चा लीनियर इक्वेशन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। रिमेंबरिंग ऑब्जेक्टिव्स, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स, द पीपल विल बी एबल टू गिव एग्जांपल्स ऑन लीनियर इक्वेशंस। अगर बच्चा लीनियर इक्वेशन समझ लेता है तभी एग्जांपल्स दे सकते हैं। अगर बच्चा एग्जांपल्स दे रहा है, बच्चा समझ लिया लीनियर इक्वेशन क्या है, तभी एग्जांपल दे सकते हैं। द पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। बच्चा अगर समझ लेता है लीनियर इक्वेशन ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं बाद में आप देख सकते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव अचीव किया नहीं किया लेसन होने के बाद पता चल जाता है, मगर ये लेसन होने के बाद इसी तरह बच्चे के अंदर चेंजेस आप पहले ही अज्यूम कर रहा है। फिर अप्लाइंग ऑब्जेक्टिव्स, द पीपल विल बी एबल टू रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। बच्चा लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे। जो नॉलेज सीख लिया, जो समझ लिया, वो ग्राफ पेपर में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर इक्वेशन को। द पीपल विल बी एबल टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस थ्रू ग्राफिकल मेथड। बच्चा सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड अप्लाई करते हुए लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अप्लाइंग, जो भी लीनियर इक्वेशंस का बारे में जो नॉलेज सीख लिया, जो समझ लिया है, अप्लाई करेंगे। अप्लाई करते हुए लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अप्लाइंग ऑब्जेक्टिव्स, स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स, द पीपल विल बी एबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस चूजिंग ए प्रॉपर। ओके, मतलब बच्चा ड्रा कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस को। The people will be able to draw graph of a linear equations. ये स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स है, इस तरह आप लिख सकते हैं। इसमें तीनों डोमेन आ गया ना सर? हाँ? इसमें तीनों डोमेन आ गया ना सर? जैसे हाँ, स्किल साइको में मोटर डोमेन का हो गया, हाँ, ड्रॉ करना। हाँ। इसमें देखिए ये एक नहीं आया, कौन सा नहीं आया? अफेक्टिव डोमेन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इसमें बच्चों का इंटरेस्ट अप्रिशिएशन आप डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, वो साइकोलॉजिकल टेस्ट से आप मेजर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग किसका है? कॉग्निटिव डोमेन है, स्किल साइकोमोटर डोमेन है, इसमें अफेक्टिव डोमेन नहीं है। अगर बच्चे ये करते हैं ना, इंटरेस्ट है इसलिए किया गया है, बता सकते हैं बच्चे के अंदर इंटरेस्ट है। अगर बच्चा नीटली किया है, बच्चे को पॉजिटिव एटीट्यूड है, बता सकते हैं। मगर इसमें डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट एटीट्यूड को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते बाय यूजिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये क्या है? आपका करिकुलर टेस्ट है ये, समझ रहे हैं ना? आपका एटीट्यूड, इंटरेस्ट अगर फाइंड आउट करना है कंटेंट से। अगर बच्चा नीट लिखा, साफ लिखा, समझ लिया है, अच्छा लिखा है, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट है, बता सकते हैं। राइट? इसमें स्किल जो है साइकोमोटर डोमेन का, बाकी 3 कॉग्निटिव डोमेन का। ओके, स्किल में द पीपल विल बी एबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन चूजिंग ए प्रॉपर स्केल, या कट हो गए स्केल। ओके, ये इस तरह ये टॉपिक है। एक कंटेंट को इस तरह आप ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं, तो बच्चों के अंदर देख सकते हैं और माप भी सकते हैं। ओके, ये रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, रिमेंबरिंग ऑब्जेक्टिव्स, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स, अप्लाइंग स्किल। नेक्स्ट,
suppose the teacher has to teach permutations, then the objectives are as follows. permutations पढ़ाना चाह रहा है, remembering objectives क्या होगा? The pupil will be able to recall the formula for calculating the number of arrangements of objects. Combinations, NCR, n factorial by n factorial minus n minus r factorial into r factorial. Yes, sir. रिपीटेशन विथ रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन, मतलब ये सब बच्चा रिकॉल करेंगे, फार्मूलास रिकॉल करेंगे, विथ रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन रहता है ना. n factorial by n minus r factorial by factorial r into factorial r. Yes sir. मतलब फार्मूला को रिकॉल करेंगे. रिकॉल, जब रिकॉल आता है रिमेम्बरिंग, कॉग्निटिव, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स. The people will be able to cite examples of permutations. बच्चा एग्जाम्पल, साइट एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं परम्यूटेशंस का बारे में. कैसा? कैसा सर? जैसे अगर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रहता है ना, जैसा बिहार है, मैं बताता हूँ, इसमें नहीं लिख रहा है. बिहार है, बिहार में BR ले लेता है, 2 डिजिट्स ले लेता है, 26 लेटर से 26C2. देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, उसमें 2 लेटर्स, एनी टू, इधर मे बी AB और AC और AD, मतलब कंप्लीट होने का BC और BD, इस तरह 2 लेटर्स फ्रॉम 26 लेटर्स, 26C2. 4 डिजिट्स, 9 डिजिट्स से टोटल 9 डिजिट, टोटल 0 to 9 10 डिजिट्स हो गया, 10C4. ये परम्यूटेशंस है, राइट. साइट अगर बच्चा समझ ले लेता है, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. अगर एग्जाम्पल्स दे रहा है, बच्चा समझ लिया. ओके, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, बच्चा एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. द पीपल विल बी एबल टू डिफाइन परम्यूटेशंस. बच्चा परम्यूटेशंस अपना लफ्जों से बताएंगे. परम्यूटेशन क्या है, इनका ओन वर्ड्स में लिखेंगे. ओके, यस सर, ठीक है. द पीपल विल बी एबल टू एक्सप्लेन द फार्मूला ऑफ परम्यूटेशंस. बच्चा जब समझ लेता है, उसको बारे में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग क्लियर? एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स. The pupil will be able to apply the knowledge of permutations in solving daily problems. डे टू डे लाइफ में जो परम्यूटेशंस यूज किया जाता है, सिलेक्शंस, परम्यूटेशंस मतलब सिलेक्शंस, जहां भी सिलेक्शंस होता है, टीम सिलेक्शंस नहीं तो स्टूडेंट सिलेक्शंस, इसमें परम्यूटेशंस. ओके, उसमें कितना तरह लिख सकते हैं, वो जो नॉलेज, परम्यूटेशन जो नॉलेज अक्वायर कर रहा है, यहाँ अप्लाई कर रहा है. एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स. द पीपल विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग परम्यूटेशंस. रिलेटेड प्रॉब्लम्स, परम्यूटेशंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स बच्चे सॉल्व करते हैं. एप्लीकेशन, इसमें क्या क्या आया? रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन का आया, कॉग्निटिव डोमेन का आया, बाकी नहीं है. ये मत सोचना है, ये मत सोचना है इसमें 3 लिखा 2 लिखा है. अब जितना हो सके तो जितना स्प्लिट कर सकते हैं. हाँ, कंटेंट, नेचर ऑफ द कंटेंट से आपको पता चल जाता है, ये मैं देख सकता हूँ. ओके, इस तरह सर डिपेंड करता है टॉपिक पे सर ना, कि इसमें कौन कौन डोमेन यूज हो टॉपिक सकता से है. डिपेंड करता है. हाँ, टॉपिक से डिपेंड करता है. एग्जैक्टली सर आवाज करता है सर. टॉपिक से डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव्स. तो फिर बताएंगे हम लोग इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग में जब क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं ना, तब बताएंगे मतलब कैसा जो है आपका वेटेज दिया जाता है. देखिए, ये कंटेंट जो है किसका, कॉग्निटिव लेवल कंटेंट है.
इसमें अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशंस क्वेश्चंस रहेंगे, स्किल बेस्ड क्वेश्चंस भी रहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करना स्किल भी है इसमें, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना, अब एक सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग परम्यूटेशंस लिख सकते हैं, कॉम्पिटिशन स्किल है ये, और एक ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं स्किल, ये चारों सॉल्व यहाँ एप्लीकेशन में भी आया, फिर स्किल बेस्ड स्किल ऑब्जेक्टिव्स में भी लिख सकते हैं कॉम्पिटिशनल स्किल। ओके, इस तरह नेचर ऑफ कंटेंट, जैसा देखिए मेरा कंटेंट जब मैं एग्जामिनेशन ले लेता हूं, मेरा कंटेंट पूरा कवर करने की कोशिश करता हूं। मेरा नेचर ऑफ कंटेंट अगर नॉलेज बेस्ड कंटेंट है, नॉलेज क्वेश्चन ज्यादा करूंगा, बाकी क्वेश्चंस भी करूंगा, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा रहेंगे। सपोज मेरा कंटेंट स्किल बेस्ड कंटेंट है, मेरा प्रियोरिटी किस में रहेगा, स्किल रहेगा, बाकी नॉलेज एप्लीकेशन भी रहेगा, मगर वेटेज ज्यादा किसको दिया जाएगा, स्किल को दिया जाएगा, क्योंकि मेरा कंटेंट स्किल बेस्ड कंटेंट है। इस तरह आपका नेचर ऑफ कंटेंट से आपका ऑब्जेक्टिव्स लिखना पड़ता है। हाँ देखिए एग्जाम्पल 3, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पे सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। वॉल्यूम, सरफेस एरिया, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ये टॉपिक के लिए कैसा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं। द पीपल विल बी एबल टू, ये पढ़ाने के बाद बच्चों के अंदर रिकॉल द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कर्व्ड सरफेस एरिया, lateral surface area, curved surface area, total surface area and volume of a cylinder. 2 pi r h, 2 pi r plus r plus h, ओके। ये फार्मूलास जो है बच्चा रिकॉल करेंगे, रिकॉल द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग curved surface area, recall the formula for calculating curved surface area, total surface area and volume of a cone। ये सब रिकॉल करेंगे ऑलरेडी प्रीवियस लर्निंग मटेरियल से। डिफाइन स्केलेंट हाइट ऑफ ए कोन, सॉरी डिफाइन स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन, स्टेट द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर एज वेल एज ए हेमिस्फीयर। इस कंटेंट के बारे में जो भी प्रीवियस लर्न नॉलेज है वो सब रिकॉल करेंगे, रिकॉल। अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स, गिव एग्जांपल्स, एग्जांपल्स देना अंडरस्टैंडिंग है, डिफरेंशिएट बताना अंडरस्टैंडिंग है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फीचर्स ऑफ सिलेंडर एंड कोन, कोन का सिलेंडर क्या डिफरेंसेस है बताएंगे, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कोन का कैरेक्टरिस्टिक्स, सिलेंडर के कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, तभी जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एंड कोन, कोन का टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। अप्लाइंग ऑब्जेक्टिव्स, और इस जो फार्मूला में अप्लाई करते हुए कैलकुलेट करेंगे। कंप्यूट द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर दैट मेड द फॉलोइंग रेक्टेंगुलर शीट गिवन लेंथ एंड ब्रेड्थ। रेक्टेंगुलर शीट लेकर जो है वो कैसा कैलकुलेट किया जाएगा सिलेंडर का, ये करेंगे, अप्लाई करेंगे। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द कोनिकल टेंट व्हेन रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन इज गिवन। जो डेटा दिया जाता है कैसा जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, कॉस्ट कितना होगा कैलकुलेट करेंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग और पेंटिंग ऑफ ए सिलिंड्रिकल पिलर व्हेन रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन इज गिवन। कैसा जो है लर्नड नॉलेज को कैसा अप्लाई करेंगे, प्लास्टरिंग कॉस्ट कितना होता है, पेंटिंग कितना होता है। फाइंड रेडियस और हाइट ऑफ द कोन व्हेन गिवन सिलेंडर इज melted into cone or vice versa. Compute the number of lead shots or spherical balls formed from a cylindrical conical object when radius of lead shots is given. जो डेटा दिया जाता है उसे कैसा कैलकुलेट किया जाता है, ये अप्लाइंग स्किल।
Draw the figure of cylinder, draw the figure of cone, draw the figure of sphere. इस तरह चारों आया इसमें, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग एंड स्किल बेस्ड। इस तरह ये भी मैं शेयर करता हूं आप लोगों को, राइट। ये आपको एनसीईआरटी किताब में है, एनसीईआरटी पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स से लिया है ये। देखिए यहां एरिया ऑफ रेक्टेंगल objectives to enable learners to develop a formula for area of rectangle, hence a square, to enable learners to solve simple problems related to area of a square। ये प्रैक्टिस से आता है। जब आप लिखते हैं ना, लेसन लिखते हैं, तब जो है आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने को, प्रैक्टिस करने को, जब स्कूल में टीचिंग प्रैक्टिस चलता है तब आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो इसी तरह लिखा जाता है। ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल के लिए। ये ऑब्जेक्टिव्स जो है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, इसका फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, इस तरह। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ाने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है? टू एनेबल लर्नर्स टू डेवलप द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड से स्क्वायर, to enable learners to solve simple problems related to area of a square and a rectangle। ये आपका ऑब्जेक्टिव्स है। ये दो ऑब्जेक्टिव्स ब्रॉडर में लिखा गया है। इसमें फर्दर जो है रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग एंड स्किल, इसको स्प्लिट करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का ऑब्जेक्टिव्स टू एनेबल, देखिए यहाँ टू एनेबल लर्नर्स, देखिए टू डेवलप द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, to enable the learners to solve problems using, इस तरह ये जनरल ऑब्जेक्टिव्स है। पहले जो डिस्कस किया वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। एरिया ऑफ द ट्रायंगल टू एनेबल द लर्नर्स टू डेवलप फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। बच्चों के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसा जो है डिराइव किया जाता है, ये बच्चों को सिखाना है, ये आपका मकसद है। And various solve of various problems using formula of area of the triangle। area of the triangle formula यूज करते हुए कई तरह प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बच्चों को एनेबल कर रहा है। algebraic expressions to enable learners to identify variables in algebraic expressions, to enable students to state meaning the term variable and constant, to enable learners to define algebraic expression, to enable learners to state components। देखिए यहाँ दो लिखा है, ये बहुत सारा लिखा है। How can we write several objectives? It is based on the nature of the content। इसमें क्या करना है? सिर्फ ट्रायंगल फॉर्मूला डिराइव करना। उसमें एक इंडक्टिव मेथड है, एक डिडक्टिव मेथड है। फॉर्मूला को डिराइव करना इंडक्टिव मेथड है, फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट करना डिडक्टिव मेथड है। दोनों मेथड्स यूज किया है, इसलिए इसको कहा जाता है इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच। When we use more than one method, it is a approach for deriving a formula of area of triangle। आप इंडक्टिव मेथड यूज किया, फिर होने के बाद जो फार्मूला डिराइव किया, फार्मूला में प्रॉब्लम जो है फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना टू सॉल्व दी, टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, डिडक्टिव मेथड। इसलिए दोनों आपका मकसद ये है, एक फार्मूला डिराइव करना, फार्मूला को अप्लाई करना, इसीलिए दो ऑब्जेक्टिव्स लिखा गया है। मगर यहाँ बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स लिखा गया है, उसमें आपको बच्चों को समझाना है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है, कैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनता है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या कंपोनेंट्स है, कैसा ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये सब बहुत सारा। देयरफॉर to write the objectives of a teaching points or topic, you must know the nature of the content। अब बच्चे पूछते हैं कितना ऑब्जेक्टिव्स लिखना है सर,
कितना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखना है। अब बच्चों को क्या सिखाना जा रहा है और सीखने के बाद बच्चे के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, किस तरह कंटेंट है, उस हिसाब से आपका ऑब्जेक्टिव्स बनता है। दिस इज अबाउट राइटिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए इस तरह क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना? सब लोग ऑनलाइन में है ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ, देखिए ये क्वेश्चंस देखने के बाद समझ में हम लोग कितना डिस्कस किए। डिफरेंशिएट बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। एम्स लॉन्ग टर्म है, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म है। ये डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। फिर एम्स एम्स जो है ये आपका सब्जेक्ट का हर लेवल में रहता है, प्राइमरी लेवल में प्राइमरी एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, सेकेंडरी लेवल टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, इस तरह कंप्लीट जो है स्कूल करिकुलम का एम्स रहता है। फिर हर एक सब्जेक्ट का, हर एक यूनिट का ऑब्जेक्टिव्स रहता है। एम्स को फर्दर तो इस तरह ये डिस्कस किए हैं। मतलब आपको ये एक क्वेश्चन इस तरह आ सकते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये ब्रॉडर है, ये शॉर्टर है। What are the aims of teaching mathematics at different levels of school education? Aims of teaching mathematics. वही utilitarian aim, disciplinary aim, social aim, cultural aim. Explain to what extent these aims are being achieved in our schools. अब बता दीजिए कितना आपने आपका स्कूल्स में अचीव किया गया है। What should be general aims of teaching of mathematics at school level? What should be the general aim of teaching mathematics at school level? क्या aim है? What is the purpose of teaching mathematics at school level? Purpose क्या है? हर वॉक्स ऑफ लाइफ में यूज होता है, इसीलिए हर फील्ड में, हर एक्टिविटी में। Which efforts would you like to make to achieve them being a teacher? क्वेश्चन कर रहा है, Which efforts would you like to make? अब किस तरह एफर्ट्स ले सकते हैं इस तरह एम्स अचीव करने के लिए? टीचर नाते हुए आप जो है किस तरह एफर्ट्स ले सकते हैं आपका जनरल एम अचीव करने के लिए? पहले क्या करना होता है, बच्चों को फोबिया दूर करना है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट करना है। इंटरेस्ट के लिए फंडामेंटल्स, फिर मैथमेटिक्स जो विजुअलाइज करके कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट। जब नेचर ऑफ मैथमेटिक्स समझ में आता है तब जो है पर्टिकुलर टू जनरल, कॉन्सेप्चुअल टू प्रोसीजरल, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, इस तरह आप जो है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स को अचीव कर सकते हैं। डिस्कस ब्रीफली द एजुकेशनल वैल्यू ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल में मैथमेटिक्स थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट में रहता है, प्राइमरी में कॉन्क्रीट में रहता है। वहां फॉर्मूला जो है डिराइव किया जाता है प्राइमरी लेवल में, फिर सेकेंडरी में जरूरत नहीं रहता है, अब्स्ट्रैक्ट तक पहुंच जाता है बच्चा। तब जो है सेकेंडरी एजुकेशनल वैल्यू ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। एजुकेशनल मैंने बताया डिस्कवरी, यूटिलिटी वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू, सोशल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, इंटरनेशनल वैल्यू हैं। ब्रीफली डिस्कस, ब्रीफली clarify with examples the educational objective of teaching mathematics at secondary level. Clarify with examples educational objectives. अभी जो दिया गया ना वेरियस टीचिंग पॉइंट्स में, ट्रायंगल पढ़ाने के लिए, पैरेललोग्राम पढ़ाने के लिए, कोन पढ़ाने के लिए, एक दो एग्जांपल्स लेते हुए लिखना है। Explain in short the general objectives of teaching mathematics at different levels of school education. प्राइमरी लेवल में जनरल ऑब्जेक्टिव्स कैसा लिखा जाता है, उसमें नॉलेज लेवल, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स, एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव्स, एटीट्यूड एंड एप्रिसिएशन ऑब्जेक्टिव्स, अप्लाइंग ऑब्जेक्टिव्स, ये सब मैंने बताया 5 कैटेगरीज यहाँ लिखना है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, अप्रिसिएशन,
Okay, what are the aims and objectives of teaching mathematics at secondary stage? Secondary stage में aims of teaching mathematics क्या है? Write down the 5 objectives in terms of specific learning outcome of each, remembering, understanding, applying and skill. The topic graph of linear equations. अभी जो बताया, by using a graphical method, linear equations in 2 variables. Explain the advantages of writing instructional objectives in behavioral terms. Explain कीजिए advantages of writing instructional objectives in behavioral terms. After completion of this lesson, students will be able to define, explain, giving examples, illustrate with examples the role of action verbs in writing behavioral objectives. Write down 5 behavioral objectives, each for remembering, understanding, applying of selected concepts in mathematics. अभी हम just now discuss किए वही. Discuss the relationship between instructional objectives and evaluation. Instructional objectives क्या है, evaluation क्या है. नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे आपका कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन में. Evaluation. Instructional objectives are the reference points for the evaluators. उसमें क्या पहले लिखा है वो अचीव किया नहीं किया evaluation से देख सकते हैं. Elaborate your answer with help of suitable examples. अब बच्चा अगर डेफिनेशन बता रहा है, इनके पास रिमेम्बरिंग है. बच्चा एग्जाम्पल्स दे रहा है, इनके पास अंडरस्टैंडिंग है. बच्चे इसके बारे में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, इनके पास स्किल है. Okay, elaborate your answer with the help of suitable examples. What are the objectives of teaching mathematics at different school levels? Out of these, explain any 2 in detail. Objectives of teaching mathematics: remembering objectives, understanding objectives, applying objectives, skill objectives. Out of these, explain any 2 in detail. Remembering objectives, recall करना, recognize करना. अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स, डिस्टिंग्विश करना, एग्जांपल्स देना, इलिस्ट्रेट करना, डिफाइन करना, मीनिंग बताना, ये. ओके, इस तरह देख लीजिए. ओके, आई विल स्टॉप हियर. हेलो. यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. इससे ये हो गया है. नेक्स्ट हम इसी तरह लिखना है. अब परेशान नहीं होना है, प्रैक्टिस करते हैं ना, तब जो है ये समझ में आता है. जब राइटिंग में लिखते हैं वो कंटेंट लेकर लेसन प्लान लिखते हैं ना, तब जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखा जाता है, स्पेसिफिक तब समझ में आता है. आप प्रैक्टिस कीजिए. आपके पास 8th क्लास का, 9th क्लास, 10th क्लास, तीनों क्लास का टेक्स्ट बुक होना चाहिए. खरीद लीजिए. कहीं तो आपका अगल बगल में कोई बच्चे 8th 9th 10th का, स्टेट हो सेंट्रल हो जो भी है, आप बीएड स्टूडेंट के पास ये तीनों क्लास का टेक्स्ट बुक होना चाहिए, 8th 9th 10th. वो उसमें कंटेंट, हाँ मैथमेटिक्स, वो कंटेंट देख लीजिए किस तरह ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं. पहले समझ लीजिए जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स कैसा लिखा जाता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कैसा लिखा जाता है. प्रैक्टिस कीजिए. आपका 2.1 कंप्लीट हो गया, 2.2 कंप्लीट हो गया, 2.3 कंप्लीट हो गया और 2.6 भी कंप्लीट हो गया है. 2.4, 2.5, 2.7 हम कोशिश करेंगे. कल भी क्लास है ना? यस सर. यस सर. यस सर. मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन 2.6 डिस्कस करेंगे. 2.6 डिस्कस करते हुए 2.7 कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के लिए. लिंकिंग करेंगे एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. राइट? ओके. यस सर. बहुत एलाबोरेट करके डिस्कस किए हैं, आप देख लीजिए. इसमें ओके सर. ओके सर. एक क्वेश्चन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आता एक बार, रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आता है एक बार, फिर दोनों कंपेयर कीजिए, रिवाइज्ड का और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का 1956 और 2000 का कंपेयर कीजिए. इस तरह भी क्वेश्चन आता है. ओके, अटेंडेंस ले लेता हूं. यस सर. कोऑपरेट कीजिए. फॉइजल,
यस सर। मुजफ्फर आलम, यस सर। जफर एहसान, यस सर। एहसान दानिश, एहसान दानिश, यस सर। अब्दुल वाहब, यस सर। आयशा खलील सैयद, आयशा खलील सैयद, हिना कौसर, हिना कौसर, इसमें तो है। यस सर है। अब्रेज, यस सर। प्रेजेंट सर। रिजवान आलम, यस सर। जुहेब आलम, जुहेब आलम, इशार आलम, प्रेजेंट सर। तौसीफ रजा, प्रेजेंट सर। ओबेदुल्ला। यस सर। ओके, थैंक यू। फिर आज का क्लास है ना, किसका प्रेजेंट करना, कल करेंगे हैं? आज मेरा है आज। आज शेड्यूल किया गया, कल करेंगे हैं? कल कल सर। हाँ, कल कीजिए। ठीक। ओके फिर हैं? अब किट कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।